जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द नेपोलियन बोनापार्ट चैनल पे। आइए शुरू करते हैं अमर शहीद भगत सिंह की जीवनी का अगला अध्याय। वर्ष 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का आह्वान किया। आंदोलन के अंतर्गत निम्नलिखित क्रियाकलाप निर्धारित किए गए थे: ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई उपाधियों और सम्मान लौटाना, काउंसिल व चुनाव का बहिष्कार, सरकारी समारोह का बहिष्कार, संघ में भर्ती होने से इनकार करना, अदालतों का बहिष्कार, शिक्षा स्वास्थ्य संस्थानों का बहिष्कार, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, शराब की दुकानों पर धरना देना। आंदोलन को देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए गांधी जी ने विभिन्न स्थानों की यात्राएं की और आम सभाएं आयोजित कर लोगों को जागरूक किया। इसी तरह की एक सभा लाहौर में भी आयोजित की गई। भगत सिंह, विजय देव, झंडा सिंह आदि मित्रों के साथ इस सभा में सम्मिलित हुए थे। मंच पर बैठे गांधी जी आंदोलन के संदर्भ में व्याख्यान दे रहे थे। असहयोग आंदोलन अर्थात हम सरकार के साथ किसी भी प्रकार के सहयोग से इनकार करते हैं। यह आंदोलन किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, इसमें संपूर्ण भारत और भारतवासियों का हित निहित है। इसकी पृष्ठभूमि पूर्णतः अहिंसात्मक है। हमें पूरी तरह से अहिंसा के प्रति निष्ठावान रहते हुए निर्धारित कार्यों का अनुपालन करना है। मैं आह्वान करता हूँ कि आप लोग अदालतों, सरकारी दफ्तरों, स्कूल, कॉलेज आदि का बहिष्कार कर आंदोलन से जुड़ें। इन शब्दों का भगत सिंह पर गहरा असर पड़ा। उस समय वे 9वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, लेकिन गांधी जी के आह्वान पर वे और कुछ मित्र स्कूल छोड़कर आंदोलन से जुड़ गए। यद्यपि कुछ लोगों ने उन्हें मैट्रिक तक स्कूल न छोड़ने के लिए समझाया था, परंतु वे अपने निश्चय पर अडिग रहे। उनका कहना था कि यदि बहिष्कार स्वतंत्रता के मार्ग को प्रशस्त करता है तो उन्हें स्कूल छोड़ने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। शिक्षा पुनः प्राप्त की जा सकती है, लेकिन खोई हुई स्वतंत्रता पुनः प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। इसके लिए हर संभव प्रयास करना उचित है। देखते ही देखते आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया। युवक स्कूल कॉलेजों का बहिष्कार करने लगे। वकीलों ने कोर्ट कचहरी में जाना छोड़ दिया। अन्य सरकारी कर्मचारी भी आंदोलन में कूद पड़े। जगह जगह पर विदेशी कपड़ों और वस्तुओं की होली जलाई गई। शराब की दुकानें बंद करवाने के लिए महिलाएं उनके आगे धरने देने लगीं। सफाई कर्मचारियों, धोबियों, नौकरों आदि ने अंग्रेजों के घरों में कार्य करना छोड़ दिया। शीघ्र ही सरकारी तंत्र पर आंदोलन का प्रभाव पड़ने लगा। सरकारी कामकाज ठप पड़ गए। ऐसे में हाथ पर हाथ रखकर बैठना सरकार को मुसीबत में डाल सकता था। अतः पुनः दमनकारी नीतियों का सहारा लेते हुए अनेक प्रमुख नेताओं को जेल में डाल दिया गया। लेकिन इस बार उनकी यह नीति असफल हो गई। लोग सहर्ष जेल जाने लगे। स्थिति इतनी बदतर हो गई कि जेलों में बंदियों को रखने का स्थान कम पड़ने लगा। एक अनुमान के अनुसार आंदोलन के दौरान लगभग 20,000 से अधिक लोग जेल गए थे। असहयोग आंदोलन ने सरकार की नींद उड़ा दी। हिंदू, मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोग इससे जुड़े हुए थे। उनकी एकजुटता देखकर सरकार का हौसला पस्त हुआ जा रहा था। लेकिन ऐसे में घटित एक घटना ने आंदोलन को पूरी तरह से असफल कर दिया। 4 जनवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद के चौरी चौरा नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलनकारियों का जुलूस निकल रहा था। यह जुलूस पूरी तरह से अहिंसक और शांतिमय था, लेकिन जैसे ही वह स्थानीय चौकी के पास से निकला, वहां नियुक्त कुछ अंग्रेज सिपाही आंदोलनकारियों पर छीटाकशी करने लगे। प्रारंभ में आंदोलनकारी उनकी बातों को अनदेखा करते हुए प्रारंभ में आंदोलनकारी उनकी बातों को देखा करते रहे, परंतु बार बार अपमानजनक शब्दों को सुनकर अंततः कुछ युवा आंदोलनकारी चिढ़ गए और उन्होंने सिपाहियों को प्रतिकार स्वरूप कुछ कह दिया। अंग्रेजी सिपाही भला अपमान कैसे सह सकते थे। थानेदार का आदेश पाते ही वे जुलूस पर फायरिंग करने लगे। फायरिंग से एक आंदोलनकारी वहीं ढेर हो गया। सहनशीलता की सीमा टूट चुकी थी। आंदोलनकारी भड़क उठे और पुलिस पर टूट पड़े। सिपाही संख्या में बहुत कम थे। जान बचाकर चौकी में जाकर छिप गए, लेकिन वे काल को आमंत्रण दे चुके थे। आंदोलनकारियों को शांत करना जब असंभव था, देखते ही देखते उन्होंने चौकी को आग लगा दी, जिसमें अनेक सिपाही जीवित ही जल गए। इस घटना से गांधी जी बहुत आहत हुए
असहयोग आंदोलन में वे अहिंसा को आत्मा के समान मानते थे। उन्हें विश्वास था कि इस आत्मशक्ति के बल पर वे अंग्रेजों को झुकने के लिए विवश कर देंगे, लेकिन जब आत्मा ही नष्ट हो जाए तो सारा शक्तिपुंज नष्ट हो जाता है। उन्हें लगने लगा कि देश अहिंसक आंदोलन के लिए भी परिपक्व नहीं हुआ है, अतः उन्होंने असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा कर दी। चौरा चौरी में घटित दुखद घटना की जिम्मेदारी उन्होंने अपने सर ले ली। अंततः 10 मार्च 1922 को उन्हें बंदी बना लिया गया और राजद्रोह का मुकदमा चलाकर 6 वर्ष की सजा सुना दी गई। होली अच्छी तरह से भड़क उठी थी। महीन, मुलायम एवं कीमती विदेशी कपड़े तथा वस्तुएं उसमें सुहा हो रहे थे। अग्नि की लपटें इस प्रकार उठ रही थीं मानो गुलामी की बेड़ियों को जला डालने के लिए बेचैन हो उठी हों। भगत विदेशी कपड़ों की यह एक और गठरी गई। जयदेव ने पीठ पर लदी रंग बिरंगे कपड़ों की बड़ी सी गठरी को आग में झोंक दिया। भगत सिंह प्रसन्न हो उठे। 3 दिन पहले उन्होंने यज्ञरूपी इस होली का आरंभ किया था, तब से यह निरंतर चल रही थी। जयदेव और अन्य साथी घर घर जाकर विदेशी कपड़े एवं वस्तुएं एकत्रित करते और आग में समर्पित कर देते। इस हवन सामग्री को पाकर अग्नि और भी तेज से प्रज्वलित हो उठी। जयदेव और अन्य मित्र पुनः ईंधन लाने चले गए, जबकि भगत सिंह होली की रक्षा करते हुए वहीं बैठे रहे। आग की लाल पीली रोशनी में उनका सुंदर चेहरा देशभक्ति से चमक उठा। उन ततकती हुई ज्वालाओं को देखते हुए भगत सिंह सोच रहे थे कि ये लपटें इतनी अधिक भड़कनी चाहिए जिसमें संपूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य और गुलामी की बेड़ियां जलकर भस्म हो जाएं। अन्यायी, अत्याचारी और दमनकारी ब्रिटिश सरकार को नष्ट करते हुए गांधी जी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने 9वीं कक्षा में पढ़ाई छोड़ दी थी। न केवल पढ़ाई छोड़ी बल्कि स्वयं को पूरी तरह से आंदोलन को समर्पित कर दिया। लेकिन एक वर्ष बीतने के बाद भी स्वराज की आहट तक सुनाई नहीं दे रही थी। स्वदेशी का व्रत स्वीकारना अच्छा था, लेकिन इससे क्या यह सरकार नष्ट हो सकती है? भगत सिंह के मन में बार बार यह प्रश्न उठता था, परंतु उन्हें विश्वास था कि जब सभी लोग एकजुट हो जाएंगे तो अंग्रेजों को यह देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा। तभी जयदेव और अन्य मित्र लौट आए। उन्हें खाली आते देख भगत सिंह ने थोड़ा विस्मित होकर प्रश्न किया, यह क्या, होली के लिए ईंधन नहीं लाए? बिना कोई उत्तर दिए वे भगत सिंह के पास जमीन पर ही पैर पसार कर बैठ गए। सभी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। भगत सिंह उनका हौसला बढ़ाते हुए बोले, चिंता मत करो दोस्तों, अगर कपड़े नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम कल दूसरे गांव जाकर वहां होली जलाएंगे। बस अब हमें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। झंडा सिंह ने थोड़ा चिढ़कर कहा, मित्र, इतनी जल्दी हिम्मत हार गए? अभी तो जंग शुरू हुई है। हमें इस आंदोलन को कोने कोने में फैलाना है, मातृभूमि की सेवा करनी है। इसके लिए हमें कड़ी दौड़ धूप करनी पड़ेगी। भगत सिंह ने उन्हें समझाया। नहीं भगत सिंह, मातृभूमि की सेवा करना हमारे भाग्य में नहीं है। जंग शुरू होने से पहले ही बंद हो गई। झंडा सिंह ने कमजोर स्वर में कहा, मैं कुछ समझा नहीं, जो कहना है स्पष्ट कहो। गांधी जी ने आंदोलन स्थगित कर दिया है। झंडा सिंह ने दो टूक शब्दों में कहा, आंदोलन स्थगित कर दिया है? यह तुम क्या कह रहे हो? उन्होंने ऐसा क्यों किया? भगत सिंह आश्चर्य में भरकर बोले, गांधी जी अहिंसा के मार्ग पर चलकर परस्पर सामंजस्य द्वारा स्वराज प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन चौरी चौरा में आंदोलनकारियों द्वारा पुलिस चौकी को जलाने से वे बुरी तरह आहत हुए। उनका कहना था कि आंदोलन में हिंसा होते हुए ही उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई, इसलिए उन्होंने आंदोलन स्थगित कर दिया। जयदेव ने निराश स्वर में कहा, इतने बड़े देश में कोई भी अनहोनी हो सकती है। इतना अन्याय और नृशंस अत्याचार होने पर किसी का भी संयम टूट सकता है, लेकिन उसे लेकर देशव्यापी आंदोलन को रोक देना उचित नहीं है। कुछ लोगों की अव्यवहारिकता का दंड संपूर्ण देश क्यों भोगे? अब जब परिणाम आने ही वाला था, ऐसी स्थिति में आंदोलन का स्थगन किसी भी तरह उपयुक्त नहीं है। तभी एक अन्य मित्र थोड़ा क्रोध करते हुए बोले, हम स्कूल, घर, परिवार सब कुछ छोड़कर आंदोलन में कूद पड़े। हमने यह मार्ग देश सेवा के लिए चुना है, देश को आज़ाद करवाने के लिए चुना है, लेकिन सिद्धांतों की बात करके हमारे हाथ बांध दिए गए। अब आगे क्या किया जाए? जैसे को तैसे वाली नीति अपनाकर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए, या अन्याय को सहते हुए शत्रु के हृदय परिवर्तन की प्रतीक्षा की जाए? वहाँ उपस्थित प्रत्येक युवक के मन में यही प्रश्न बुलबुला रहा था।
भगत सिंह गहरी सोच में डूबे हुए थे। एक दो उपद्रवी घटनाओं के चलते आंदोलन को स्थिर करना उनकी दृष्टि में उचित नहीं था। ऐसा करना हिंसा और अहिंसा के द्वंद्व में फंसकर राष्ट्रीय हित की अवहेलना के समान था। इसके स्थान पर आंदोलन के उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित कर उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना आवश्यक था। उनके मस्तिष्क में 19 वर्षीय वीर युवक सरदार करतार सिंह सराबा का चेहरा घूम रहा था, जो अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह करने के आरोप में पकड़ा गया था। बाद में मुकदमा चलाकर उसे फांसी की सजा दी गई, लेकिन इससे भी उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं आई। अब तो उसने हंसते हंसते मुस्कुराते दंड को स्वीकार किया। तभी वे आवेश में भरकर बोल उठे, आत्यंतिक अहिंसा के मार्ग का अनुसरण हमारे वश में नहीं है। मैंने अमृतसर का नरसंहार देखा है, अंग्रेज सैनिकों द्वारा लोगों पर होने वाला पाशविक और नृशंस अत्याचार देखे हैं। उन्होंने निहत्थे लोगों को बुरी तरह से तड़पा तड़पा कर मार डाला। मैं उन्हें अवश्य सबक सिखाऊंगा। शहीदों के खून का बदला खून से लिया जाएगा। यह होली बुझती है तो बुझ जाने दो, लेकिन शहीदों द्वारा प्रज्वलित किए यज्ञ कुंड को मैं बुझने नहीं दूंगा। जब तक मेरे प्राण रहेंगे तब तक यह यज्ञ-कुंड प्रज्वलित रहेगा। इसके लिए मैं अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटूंगा। इस प्रकार नरम दल से अपना क्रांतिकारी जीवन आरंभ करने वाले भगत सिंह गरम दल की ओर अग्रसर हो गए। असहयोग आंदोलन स्थगित हो चुका था, लेकिन इससे उन हजारों विद्यार्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लग गया जो पढ़ाई छोड़कर आंदोलन से जुड़े थे। उन्हीं दिनों ऐसे विद्यार्थियों के हितार्थ अनेक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। इनमें गुजरात विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बंगाल राष्ट्रीय विश्वविद्यालय, तिलक महाराष्ट्र विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि प्रमुख थे। इसी तरह का एक विद्यालय लाहौर में भी खोला गया। इसका नाम था पंजाब नेशनल कॉलेज। इसकी स्थापना पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने की थी। इसके पीछे इनका उद्देश्य युवाओं को राजनीति की शिक्षा देना था। इस कॉलेज में अधिकतर उन्हीं विद्यार्थियों ने दाखिला लिया था जो गांधी जी के आह्वान पर स्कूल कॉलेज छोड़कर आंदोलन से किसी न किसी रूप में जुड़े गए थे। उनके मन में उनके मन राजनीतिक उत्तेजना और राष्ट्रीय चेतना से परिपूर्ण थे। कॉलेजों में श्रेष्ठ शिक्षाविद का होना उनकी उसकी दूसरी विशेषता थी। वे छात्रों को सरकारी नौकरी या सरकार की चापलूसी करना नहीं सिखाते थे, वरन उनका उद्देश्य विद्यार्थियों में राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना को उभार कर उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए तैयार करना था। कॉलेज की तीसरी विशेषता में उनके पाठ्यक्रम की विषय सामग्री शामिल थी। वहाँ पढ़ाए जाने वाला पाठ्यक्रम अंग्रेजी प्रधानता वाले कॉलेजों की तरह पुराना या अंग्रेजों का यशोगान करने की अपेक्षा सरस, सजीव, ज्ञानवर्धक तथा विकसित था। इसमें न केवल भारतीय इतिहास का विस्तृत लेखा जोखा था, बल्कि विश्व इतिहास के बारे में भी विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई थी। इतना ही नहीं, भारत के गुलाम बनने से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए किए जाने वाले संघर्षों के विषय में भी विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता था। इस प्रकार पंजाब नेशनल कॉलेज युवाओं के लिए राष्ट्रीयता का सबसे बड़ा स्रोत बन गया था। असहयोग आंदोलन के कारण भगत सिंह ने 9वीं कक्षा की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। आंदोलन स्थगित होने के बाद उन्होंने अपनी अधूरी शिक्षा पूर्ण करने का निश्चय किया। यद्यपि उनकी ज्ञान साधना निरंतर जारी थी। उनके घर पर सरदार अजीत सिंह, सूफी अम्बा प्रसाद, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारी चिंतकों का साहित्य उपलब्ध था, जिसका उन्होंने गहनता से अध्ययन किया था। लेकिन उनके लिए इतना ही काफ़ी नहीं था। स्कूल जाना अब संभव नहीं था और बिना मैट्रिक पास किए कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल सकता था। इस स्थिति ने भगत सिंह को उलझा दिया था। वे मन ही मन दुखी थे, बेचैन थे। संसार में एकमात्र माता पिता ही ऐसे होते हैं जो अपनी संतान के दुख सुख को सहज ज्ञान जान लेते हैं। पुत्र की मनोदशा को सरदार किशन सिंह भी भाप गए। अंततः इस समस्या के निवारण के लिए नेशनल कॉलेज में अध्यापन कार्य करने वाले भाई परमानंद से मिले, उन्हें सारी बात बताई। भाई परमानंद राजनीतिक विद्रोह के दंड स्वरूप काले पानी की सजा भोग कर आए थे। साधारण रहन सहन, सुंदर आकृति, मधुर स्वर, सौम्य स्वभाव, आदर्शवादिता, ये वे गुण थे जिनके कारण भाई परमानंद लोगों के बीच देवता स्वरूप भाई परमानंद के नाम से प्रसिद्ध थे। वे राष्ट्रीय आंदोलन के साथ पीड़ा और यातना सहन करने के एक महान प्रतीक बन गए थे। भगत सिंह जैसे प्रतिभावान और देशभक्ति से परिपूर्ण युवक का जीवन इस प्रकार व्यर्थ हो रहा है, यह सुनकर भाई परमानंद ने व्याकुल होकर कहा, किशन सिंह जी, आपने यह बात पहले क्यों नहीं बताई? लाला लाजपत राय जी ने यह कॉलेज ऐसे युवकों को राष्ट्रीय शिक्षा देने के लिए खोला है।
आप कल भगत सिंह को ले आइए, मैं स्वयं उसके अध्ययन को देखूंगा और फिर निर्णय लूँगा उसे कब प्रवेश देना है। भाई परमानंद के बारे में भगत सिंह ने बहुत कुछ सुन रखा था और उनके मन में उनके लिए असीमित आदर भाव था। उन्होंने गदर आंदोलन में करतार सिंह, विष्णु गणेश पिंगले, लाला हरदयाल जैसे क्रांतिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य किया था। इसके लिए वे काले पानी की कठोर सजा भी भोग चुके थे। ऐसे महान क्रांतिकारी का सानिध्य मिलने की बात सोचकर भगत सिंह आनंदित हो रहे थे। भाई परमानंद मनुष्य को बहुत गहरे उतर कर परखते हैं। क्या वे उनकी कसौटी पर खड़े उतर सकेंगे? यह भय भी भगत सिंह को मन ही मन खाए जा रहा था। इसी असमंजस्य में की स्थिति में अगले दिन भगत सिंह उनके कक्ष में प्रविष्ट हुए। आओ भगत सिंह, बैठो, भाई परमानंद ने मुस्कुराते हुए कहा। दरवाजे पर ठिठके भगत सिंह के कानों में मधुर स्वर गूंजा। इतनी मधुरता और आत्मीयता पाकर वे थोड़े संयत हुए। मन का भय छुमंतर हो गया। आगे बढ़कर उन्होंने प्रणाम किया और संकेतित कुर्सी पर बैठ गए। भाई परमानंद लंबे, छरहरे और तेजस्वी भगत सिंह को एकटक देखते रहे। उनकी आंखों ने पल भर में ही उनकी अंतर्मन और व्यक्तित्व को पढ़ लिया। मन ही मन उन्होंने निर्णय लिया, यह हीरा हमारे कॉलेज में ही होना चाहिए। भगत सिंह बड़ी व्याकुलता से उनके द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न की प्रतीक्षा कर रहे थे, जबकि वे स्नेहवश उन्हें ही निहार रहे थे। भगत सिंह थोड़े हड़बड़ा गए। तभी भाई परमानंद हंसते हुए बोले, तुम्हें देखकर मुझे तुम्हारे चाचा अजीत सिंह याद आ गए। वे भी तुम्हारी तरह बहुत तेजस्वी थे। अच्छा, तुमने क्या क्या पढ़ा है? भगत सिंह ने अब तक पढ़े हुए सारे ग्रंथों के बारे में बताया। वे एक एक विषय को सहजतापूर्वक लेकर बात करते हुए भगत सिंह के अध्ययन की गहराई को नाप रहे थे। कुछ देर बाद भाई परमानंद उठे और भगत सिंह की पीठ को प्रेमपूर्वक थपथपाते हुए बोला, कल से तुम कक्षा में बैठना आरंभ कर दो। मैं कुछ किताबों के नाम बताऊंगा, तुम उनका अध्ययन करो। 2 महीने के बाद मैं पुनः तुम्हारी परीक्षा लूँगा, लेकिन तुम अंग्रेजी पर अधिक ध्यान दो। जी, यह कहकर भगत सिंह उठे और कक्ष से बाहर चले गए। ठीक 2 महीने बाद भाई परमानंद ने भगत सिंह की परीक्षा ली और उनके स्वाध्याय से संतुष्ट होकर उन्होंने नेशनल कॉलेज में प्रवेश दिया। भाई परमानंद के अतिरिक्त नेशनल कॉलेज में उनके श्रेष्ठ प्रोफेसर थे। इनमें कॉलेज के प्रधानाचार्य आचार्य श्री जुगल किशोर सबसे प्रमुख थे। यद्यपि वे विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करके आए थे, परंतु स्वतंत्र देश की मानसिक उन्मुक्तता से ओतप्रोत थे। देशभक्ति और राष्ट्रीयता उनमें कूट कूट कर भरी थी। चूँकि कॉलेज में विभिन्न धर्म एवं जातियों के युवक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, इसलिए वहाँ के वातावरण को सहज बनाने, उसे कट्टरवाद से दूर रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह उनके अथक परिश्रम और बुद्धिमत्ता का ही परिणाम था कि नेशनल कॉलेज अपनी पहचान बनाने में सफल हुआ। श्री जयचंद्र विद्यालंकार कॉलेज के दूसरे महत्वपूर्ण स्तंभ थे। वे भारत की प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा संस्था गुरुकुल कांगड़ी के स्नातक तथा इतिहास के मौलिक एवं गहरे विद्वान थे। अध्यापन के समय वे छात्रों में विभिन्न विषयों को लेकर जिज्ञासा जगाते थे। तथ्यों, निष्कर्षों तथा सत्य को आदेश के रूप में ग्रहण करने की अपेक्षा वे उन्हें तर्क की कसौटी पर परखने की प्रवृत्ति पर जोर देते। यही उनके अध्यापन की विशेषता भी थी। इससे विषय सहज हो जाता और उसकी रोचकता भी बनी रहती। प्रोफेसर जयचंद्र का संबंध क्रांतिकारियों के साथ भी था। भगत सिंह के प्रति उनके हृदय में विशेष स्नेह था। विश्व भर में घटित होने वाली घटनाओं तथा विभिन्न क्रांतियों के बारे में बताकर वे यदा कदा उनका मार्गदर्शन किया करते थे। यदि यह कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे अपने भगत सिंह के राजनीतिक गुरु थे। उनके सानिध्य में भगत सिंह ने अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का अध्ययन किया। तेज युक्त चेहरा, चमकती आंखें, सौम्य मुस्कुराहट, दुर्बल शरीर होने के बाद भी सुखदेव के व्यक्तित्व में गजब का आकर्षक था। 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना शहर के नौगारा मोहल्ले में जन्मे सुखदेव का पूरा नाम सुखदेव थापर था। उनके पिता का नाम रामलाल था। बचपन से ही सुखदेव ने अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए जाने वाले नृशंस अत्याचारों को देखा था। उनकी दमनकारी नीतियों ने ही उनके मन में विद्रोह के बीज बो दिए थे। युवा होने पर उन्होंने नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया और विभिन्न विषयों का अध्ययन करने लगे। भगत सिंह ने प्रथम बार कक्षा में प्रवेश किया तो प्रोफेसर ने उन्हें सुखदेव के साथ बैठने को कहा। भगत सिंह चुपचाप उनके साथ जाकर बैठ गए। कक्षा में भारत की तत्कालीन स्थिति और उसके कारणों की विवेचना हो रही थी।
बीच बीच में प्रोफेसर छात्रों के दृष्टिकोण भी जान लेते थे। इस संदर्भ में भगत सिंह एवं सुखदेव ने सबसे अधिक प्रश्न करते हुए विभिन्न प्रगतिवादी विचारों को प्रस्तुत किया। मन ही मन वे दोनों एक दूसरे की विद्वता और बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो चुके थे। कक्षा समाप्त होने के बाद भगत सिंह और सुखदेव के बीच खुलकर बातें होने लगी। राष्ट्रीयता, देशभक्ति, बलिदान, क्रांति आदि के संबंध में उनके विचार परस्पर एक समान थे। युवा होने के कारण दोनों में ही देश के लिए कुछ कर गुजरने की भावना हिलोरे ले रही थी। भगत सिंह की तरह सुखदेव भी मातृभूमि मातृभूमि हेतु सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए दृढ़ संकल्प थे। इस प्रकार दोनों युवकों की प्रथम मुलाकात ही मित्रता में परिवर्तित हो गई। यह मित्रता इतनी प्रगाढ़ थी कि जीवन के अंतिम क्षणों तक वे साथ साथ रहे। नेशनल कॉलेज का वातावरण चमक दमक से दूर सीधा सादा था। भगत सिंह यहाँ पूरी तरह से रम गए। धीरे धीरे उनकी पहचान सादे वस्त्रों वाले युवक के रूप में होने लगी। उनके कपड़े अस्त व्यस्त होते, फटे पुराने वस्त्र पहनने से भी उन्हें परहेज नहीं होता, लेकिन ऐसे में भी उनके हाथ पुस्तकों से भरे होते। वे अपने सारे कार्य स्वयं ही संपन्न करते थे। राष्ट्रीयता एवं सामाजिक कार्यों के साथ साथ नाट्य कला में भी भगत सिंह का विशेष रुझान था। विद्यार्थी जीवन के दौरान उन्होंने कॉलेज में नेशनल नाटक क्लब की स्थापना की। इसके अंतर्गत उन्होंने महाराणा प्रताप, भारत दुर्दशा, चंद्रगुप्त आदि नाटकों का सफल मंचन किया। इसमें उन्होंने महत्वपूर्ण किरदार निभाकर अपने अभिनय से लोगों को प्रभावित किया। चंद्रगुप्त में उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का इतना सजीव अभिनय किया कि भाई परमानंद भावुक होकर मंच पर चढ़ गए और भगत सिंह को गले लगाकर उन्हें वर्तमान समय का चंद्रगुप्त कहकर संबोधित किया। नाटकों द्वारा भगत सिंह का मुख्य उद्देश्य लोगों को उनकी संस्कृति एवं इतिहास से परिचित करवाना तथा उनमें देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के बीज बोकर उन्हें अंग्रेजों के विरुद्ध एकजुट करना था। लेकिन सरकार को यह स्वीकार नहीं था कि सोए हुए भारतीय नीच से जाकर ब्रिटिश साम्राज्य के लिए खतरा बने। अतः उसने नेशनल नाटक क्लब को प्रतिबंधित कर दिया। नेशनल कॉलेज के अतिरिक्त लाला लाजपत राय ने द्वारकदास पुस्तकालय की स्थापना की थी। यहाँ सभी प्रकार का देसी विदेशी साहित्य सुलभ था। भगत सिंह को बचपन से ही पुस्तकों से विशेष लगाव था। घर में रखा हुआ सारा साहित्य पहले ही घोट कर पी चुके थे, परंतु उनकी ज्ञान पिपासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अतः पुस्तकालय के नियमित सदस्य बन गए। इसके अध्यक्ष राजा राम शास्त्री थे, जो बाद में उत्तर प्रदेश के मजदूर नेता और काउंसिल के सदस्य बने। कुछ ही दिनों में राजा राम और भगत सिंह के बीच मित्रवत संबंध बन गए। भगत सिंह उनके परामर्शानुसार विभिन्न विचारकों की पुस्तकों का अध्ययन करने लगे। इनमें से अधिकतर पुस्तकें विदेशी दार्शनिकों एवं विचारकों द्वारा लिखी गई थीं। इनके अध्ययन ने भगत सिंह को एक नई सोच और नई विचारधारा दी। उनकी बौद्धिकता एवं विद्वता का अभूतपूर्व विकास हुआ। एक ओर कार्ल मार्क्स के समाजवादी सिद्धांतों ने उनके मन पर गहरा प्रभाव डाला, वहीं दूसरी ओर विख्यात रूसी अराजकतावादी बुकनिन की भी वे प्रशंसा करते थे। रूसी क्रांतिकारी बलिदान देकर अपने सिद्धांत एवं आदर्शों का प्रचार करते थे। भगत सिंह को ऐसे क्रांतिकारियों ने सर्वाधिक प्रभावित किया। यही कारण था कि वे आतंकवाद एवं समाजवाद दोनों विचारधाराओं के समर्थक थे। एक दिन कुछ पुस्तकें पढ़ते समय राजा राम ने भगत सिंह को पास बुलाकर पूछा, एक बहुत ही अच्छी पुस्तक आई है, मुझे विश्वास है कि तुम्हें अच्छी लगेगी। पुस्तक कहते ही भगत सिंह शीघ्र उनके पास की पुस्तक पर झपट पड़े। पुस्तक का नाम था अनारकिज्म एवं अदर एसेस्ट। नाम तो बहुत ही आकर्षक है। यह कहकर भगत सिंह वहीं एक कोने में बैठ गए और किताब पढ़ने लगे। उस पुस्तक में बड़ी हिंसा का मनोविज्ञान नामक एक अध्याय में फ्रांस अराजकतावादी नवयुवक बेलाम का बयान दिया गया था। वह बयान उसने अपनी गिरफ्तारी के बाद जज के सामने दिया था। उसमें कहा गया था कि उसने किस उसने किस प्रकार ट्रेड यूनियनों को संगठित किया, सार्वजनिक सभाओं में व्याख्यान दिए, शांतिमय प्रदर्शन किए, परंतु श्रमजीवियों का शोषण करने वाले पूंजीपतियों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। तब उन तक अपनी बात पहुंचाने के लिए उसने फ्रांस की असेंबली में बम फेंका। बिलाम का बयान अत्यंत भावुक और जोशीला था। उसे पढ़कर भगत सिंह अत्यंत प्रभावित हुए। पुस्तक पढ़ने के बाद वे शास्त्री जी से बोले, बहुत ही मार्मिक है, हृदय स्पर्शी है। लेकिन क्या? शास्त्री जी ने जानबूझकर पूछा। बिलाम का बयान आपने पढ़ा है ना? हिंसा का मनोविज्ञान निबंध में दिया गया फ्रांस के बिलाम का बयान उन्होंने पढ़ा और सोचा कि हमें भी बहरों को सुनाने के लिए ऐसा ही कुछ करना चाहिए। अरे भगत भाई, ये पुस्तकालय है। भगत सिंह तत्काल होश में आ गए। उन्हें ध्यान ही न रहा कि इस पुस्तकालय पर पुलिस वालों की कड़ी नज़र है। युवक यहाँ एकत्रित होकर क्रांति की पीड़ा देने वाले पुस्तकें पढ़ते हैं, इस बात की भनक उन्हें बहुत पहले ही लग चुकी थी। अब वे सबूत हाथ लगने की प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ आने वाले सभी युवक यह बात जानते थे, इसलिए विशेष सावधानी
सावधानी बरती जाती थी, लेकिन आज अनजाने में ही भगत सिंह का संयम टूटने लगा था। फिर वे किताब अपने नाम पर लिखवा कर घर ले आए और उसके अत्यावश्यक अंशों को डायरी में नोट किया। उन्होंने लगभग 64 बार इस पुस्तक को लाइब्रेरी से निकलवा कर पढ़ा। उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि समय आने पर वे भी वेलाम के मार्ग का अनुसरण करेंगे। यह कुछ अध्याय भगत सिंह की जीवनी से संबंधित थे। आइए अब हम विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में और एक सुनहरे अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और मुस्कुराते रहिए।